हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9th में जाबिर हुसैन का लिखा पाठ सांवले सपनों की याद। ये उनका लिखा एक संस्मरण है। ध्यान से पढ़िएगा, फुल एक्सप्लेनेशन। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो वो भी समझ में आ जाएगी। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम प्रारंभ करते हैं जाबिर हुसैन का। सबसे पहले लेखक परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म हुआ सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं, यानी कि इन तीनों ही भाषाओं पर उनका समान आधिपत्य रहा है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं वो हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब हम मूल पाठ पढ़ते हैं। देखिए, ये इनका एक संस्मरण है, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों, परिंदों मतलब पक्षियों, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मतलब जमावड़ा मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद भी मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वह प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, बर्तन फोड़े थे, भांडे मतलब बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाला अंदाज में बंसी भी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आ जाएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया मतलब शरीर होता है, कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं थे मतलब सती तक मतलब 100 वर्ष तक पूरे होने में। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम लक्ष्य तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को
छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेर में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी कि सालिम अली की जो सहपाठी रही थी वह थी तहमीना, उनका नाम था तहमीना। और उन्होंने जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई थी और पहले स्कूल में सहपाठी नहीं थी, उससे बाद में उन्होंने विवाह कर लिया था। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गईं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है और जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फुल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। जामा मतलब कोई कपड़ा पहनाना, कोई उसको पोशाक पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी न डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है, यायावरी उसको कहते हैं बच्चों घुमक्कड़। घुमक्कड़ जो जनजाति होती है उनको कहते हैं यायावर। जो लोग अपना रास्ता एक ही बार में निर्धारित नहीं करते कि भाई हमें रोजाना इसी जगह पे जाना है और इसी जगह से वापस आना है, वो लोग क्या कहते हैं, यायावर। वो जिंदगी को के हमेशा नए नए मार्ग ढूंढते रहते हैं, नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं, पथों का उनका नया नया अनुसरण होता रहता है और उनका एक लक्ष्य कभी निर्धारित नहीं होता। ये होते हैं यायावर। यायावर प्रकृति के लोग, उसी को कहते हैं यायावरी। यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले, यानी कि पक्षी कहाँ मिलेंगे, उसके सुराग में, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लीजिए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। ये हुआ है हमारा पाठ। हमारे पास में पूरा संपूर्ण पाठ पढ़ा है हमने। सालिम अली, सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन का लिखा संस्मरण। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।